नमस्कार बच्चों, मैं शशिकांत जांगिड़ आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स एजुकेशन हब शशिकांत सर के चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की व्यष्टि अर्थशास्त्र की पुस्तक के पाठ नंबर 5 के बारे में, जिसका नाम है बाजार संतुलन। और इसके अगले टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे श्रम बाजार में मजदूरी दर का निर्धारण। तो आज के टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि किस प्रकार श्रम बाजार में मजदूरी दर का निर्धारण होता है। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो मजदूरी दर का निर्धारण होता है उसको प्रभावित करने वाले दो तत्व है। पहला तो है श्रम की मांग और दूसरा है श्रम की पूर्ति। इस श्रम की मांग किस प्रकार होती है और श्रम की पूर्ति किस प्रकार होती है, उसी के आधार पर होता है मजदूरी दर का निर्धारण। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि श्रम बाजार में श्रम की मांग फर्म द्वारा की जाती है। ध्यान देना कि श्रम की मांग फर्म द्वारा या उत्पादक द्वारा की जाती है। जैसा कि आपको पता है कि कोई व्यक्ति कोई काम करता है तभी वो क्या करेगा, श्रम की मांग करेगा। यानी कोई व्यक्ति ने फैक्ट्री लगाई तभी वो क्या करेगा, श्रमिकों की मांग करेगा। और श्रम बाजार में श्रम की पूर्ति घर परिवार के द्वारा की जाती है। यानी जो परिवार क्षेत्र होता है ना, उसके द्वारा श्रम की पूर्ति की जाती है। तो हम इन दोनों के आधार पर मजदूरी दर का निर्धारण समझेंगे। तो मैं सबसे पहले ये बता देता हूँ श्रम की मांग। श्रम बाजार में श्रम की मांग फर्मों या उत्पादकों द्वारा की जाती है। तो बच्चों समझ में आ गया होगा कि श्रम बाजार में श्रम की मांग फर्मों या उत्पादक द्वारा की जाती है। यानी श्रम की मांग कौन करेगा, फर्म करेगी, ठीक है। जबकि श्रम की पूर्ति परिवार द्वारा की जाती है। श्रम बाजार में श्रम की पूर्ति परिवार द्वारा की जाती है। तो बच्चों आपके समझ में आ गया होगा कि श्रम बाजार में जो श्रम की पूर्ति है वो परिवार द्वारा की जाती है, जबकि श्रम की मांग फर्मों द्वारा की जाती है। जबकि जो बाजार वस्तु बाजार होता है उसमें क्या होता है, इसके अपोजिट होता है। वस्तु बाजार में हमने पढ़ा था, जो पिछले हमारे जो चैप्टर है उनमें पढ़ा था कि जो श्रम की मांग, जो वस्तु की मांग है, वस्तु की मांग कौन करता है, उपभोक्ता करता है, यानी परिवार करता है। जबकि वस्तु की पूर्ति कौन करता है, फर्म करता है, ठीक है। जबकि यहाँ थोड़ा विपरीत है। यहाँ श्रम बाजार में श्रम की मांग फर्मों या उत्पादकों द्वारा की जाती है, जबकि श्रम बाजार में श्रम की पूर्ति परिवार द्वारा की जाती है, ठीक है। तो यहाँ श्रम का अभिप्राय बता देता हूँ कि श्रम क्या है। तो श्रम का अभिप्राय श्रमिकों द्वारा किए गए कार्य के घंटों से होता है। ध्यान देना बच्चों, न कि श्रमिकों की संख्या से, कि एक श्रमिक कितने घंटे कार्य करता है वो क्या था, श्रम में गिना जाता है। तो श्रम क्या हो गया, कि श्रमिकों द्वारा किए गए, श्रम का अभिप्राय श्रमिकों द्वारा किए गए कार्यों के घंटों से होता है, न कि श्रमिकों की संख्या से। तो बच्चों समझना यहाँ पे कि श्रम का तात्पर्य क्या होता है, कि श्रमिकों द्वारा किए गए कार्य के घंटों से होता है। यानी श्रमिक कितने घंटे कार्य करता है वो किसमें गिनेगा, श्रम में गिना जाएगा, जबकि श्रमिकों की संख्या को श्रम में नहीं गिना जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि श्रम क्या है, कि श्रम का अभिप्राय श्रमिकों द्वारा किए गए कार्य के घंटों से होता है, न कि श्रमिकों की संख्या से। तो मेरे हिसाब से आपको श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति समझ में आ गई होगी, और श्रम क्या होता है उसके बारे में भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि श्रम बाजार में मजदूरी दर का निर्धारण
का निर्धारण, श्रम की मांग तथा श्रम की पूर्ति के संतुलन पर होता है। तो ध्यान देना बच्चों कि श्रम बाजार में मजदूरी का निर्धारण कहाँ होता है? श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति के संतुलन पर होता है। जहां पर श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति इन दोनों बराबर होती है, वहां पर क्या होता है? श्रम बाजार में मजदूरी दर का निर्धारण होता है। देखो हम इसके बारे में अब आगे पढ़ेंगे, अच्छी से समझेंगे कि कैसे होता है। जैसे ये हो गया, ये तो हो गई श्रम की मांग DL यानी श्रम की मांग, ये हो गई SL श्रम की पूर्ति, ठीक है। ये हो गई वेजेज, ठीक है, मजदूरी, और ये हो गई श्रम घंटों में, ठीक है। तो इस प्रकार मजदूरी दर का निर्धारण होता है कहाँ? जहाँ श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति दोनों क्या होती है? बराबर होती है। ये इन बिंदु हो जाएगा। अब इस चित्र को हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं मान्यताओं की, कि मान्यता क्या क्या होती है, ठीक है। तो श्रम बाजार में मजदूर दर का निर्धारण की कुछ मान्यताएं हैं। कि मान्यता क्या होती है कि अपन किसी भी नियम का या सिद्धांत का प्रतिपादन करते तो उसकी कुछ मान्यताएं होती है। अगर वो मान्यता लागू होती है तभी वो सिद्धांत या नियम लागू होता है। तो हम बात करते हैं पहली मान्यता। तो ध्यान देना बच्चों कि जब हम मजदूर दर का निर्धारण करते हैं श्रम बाजार में, तो पहली मान्यता क्या है कि श्रम उत्पादन का अकेला परिवर्तनशील साधन है। ध्यान देना बच्चों, इनको नोट भी करते रहना कि पहला तो क्या है? मान्यता है कि जो श्रम है वो उत्पादन का अकेला परिवर्तनशील साधन है। परिवर्तनशील साधन क्या होता है? जिसमें परिवर्तन होते रहता है, ठीक है, उत्पादन इकाइयों के साथ साथ। तो श्रम क्या है? उत्पादन का अकेला परिवर्तनशील साधन है। श्रम बाजार में पूर्ण प्रतिस्पर्धा अर्थात श्रम के लिए मजदूरी दी हुई है। ध्यान देना, हम जो ये नियम की बात कर रहे हैं या श्रम बाजार में मजदूरी दर का निर्धारण कर रहे हैं, वो किस बाजार में कर रहे हैं? पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में कर रहे हैं। तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में क्या होती है? जो मजदूरी होती है वो दी हुई होती है, ठीक है। फिर तीसरा है कि फर्म का उद्देश्य होता है वो अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है, यानी फर्म क्या करेगी? अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहेगी। फिर चौथी है कि फर्म की उपलब्ध प्रौद्योगिकी पर, ध्यान देना बच्चों कि फर्म की उपलब्ध प्रौद्योगिकी पर ह्रासमान सीमांत उत्पादन नियम लागू होना चाहिए। मतलब जो टेक्नोलॉजी है उस पर ह्रासमान सीमांत उत्पादन नियम लागू होना चाहिए। पांचवा है कि लाभ अधिकतम करने के लिए फर्म सदा उस बिंदु का उपयोग करेगी। ध्यान देना कि लाभ अधिकतम के लिए कोई भी फर्म उस बिंदु का उपयोग करेगी जहां अतिरिक्त मजदूरी दर, ध्यान देना बच्चों, अतिरिक्त मजदूरी दर W अतिरिक्त लाभ के बराबर हो। मतलब उस बिंदु का उपयोग करेगी जहां अतिरिक्त मजदूरी दर अतिरिक्त लाभ के बराबर हो। अगली है फर्म द्वारा उत्पादित अतिरिक्त उत्पादन। ध्यान देना, अभी हमने बात की थी अतिरिक्त मजदूरी दर अतिरिक्त लाभ के बराबर हो। तो ध्यान देना यहाँ पे अगली जो मान्यता है कि फर्म द्वारा उत्पादित अतिरिक्त उत्पादन सीमांत उत्पादन के बराबर होता है। ध्यान देना कि जो फर्म द्वारा अतिरिक्त जो उत्पादन होता है वो किसके बराबर होता है? सीमांत उत्पादन MP के बराबर होता है। अगली है कि फर्म द्वारा उत्पादन को विक्रय से प्राप्त अतिरिक्त आय, ध्यान देना अतिरिक्त आय जो किसके बराबर होती है? सीमांत संप्राप्ति यानी MR के बराबर होती है। MP और MR हमने पिछले वीडियो में जाने थे, ठीक है। और श्रम की प्रत्येक इकाई के लिए अतिरिक्त लाभ, ध्यान देना बच्चों, देखो मैंने यहां बताई थी कि उस बिंदु पर लाभ अधिकतमीकरण होगा। पांचवी मान्यता देखना, जहां अतिरिक्त मजदूरी दर अतिरिक्त लाभ के बराबर हो। तो अतिरिक्त लाभ क्या हो जाएगा? यहाँ पर श्रम के लिए प्रत्येक इकाई के लिए अतिरिक्त लाभ हो जाएगा MP इंटू MR। ध्यान देना बच्चों, MP इंटू MR हो जाएगा, जो कि क्या है? MRPL है, यानी
श्रम की सीमांत संप्राप्ति उत्पाद, इसको बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्शन ऑफ लेबर, ठीक है। MRP यानी श्रम का सीमांत संप्राप्ति उत्पाद, वो क्या होता है, श्रम की प्रत्येक इकाई के लिए अतिरिक्त लाभ होता है। अगली इकाई है कि फर्म उस बिंदु तक श्रम का प्रयोग करेगी, ध्यान देना कि उस बिंदु तक श्रम को बढ़ाती रहेगी जहां मजदूरी MRP के बराबर नहीं हो जाती, यानी मजदूरी MRP के बराबर होगी तब तक क्या है, वो श्रम बढ़ाती रहेगी, ठीक है। हमारी अगली जो मान्यता है कि पूर्ण प्रतियोगिता में MR यानी सीमांत आगम या सीमांत संप्राप्ति P के बराबर होना चाहिए, अतः MRPL बराबर होना चाहिए MPL के, ठीक है। अगली जो हमारी मान्यता है, यदि MPL ज्यादा होगा W तो, यानी MPL क्या है, श्रम का सीमांत उत्पादन, यदि श्रम का सीमांत उत्पादन अधिक है मजदूरी दर से तो फर्म श्रम की अतिरिक्त इकाई का उपयोग करके लाभ अर्जित करेगी। ध्यान देना बच्चों, अगर MPL ग्रेटर देन है W, ठीक है ना, यानी सीमांत उत्पादन, श्रम का सीमांत उत्पादन अधिक है मजदूरी दर से, तो उस स्थिति में फर्म क्या करेगी, अतिरिक्त इकाई का उपयोग करके लाभ अर्जित करेगी, ठीक है। अगली जो मान्यता है, यदि MPL लेस देन है, ध्यान देना बच्चों, यदि MPL लेस देन है W में सीमांत, श्रम का सीमांत उत्पादन कम है मजदूरी, तो फर्म श्रम की इकाई को कम करके लाभ करेगी। तो यहाँ पे तो क्या करेगी, अतिरिक्त इकाई का उपयोग करेगी, परंतु यहाँ क्या करेगी, इस स्थिति में इकाई को कम कर देगी, इकाई को कम करके लाभ अर्जित करेगी, ठीक है। और लास्ट में हमारी जो मान्यता है कि फर्म की जो मजदूरी दर है वो MPL पर ही उत्पादन करती है, जो श्रम की मांग वक्र को ऋणात्मक दर्शाता है, यानी श्रम का जो मांग वक्र होता है वो कैसा होता है, ऋणात्मक ढाल का होता है। तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको जो 12 मान्यताएं है ये समझ में आई होगी। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो हमें कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मांग वक्र को दर्शाते हैं, ठीक है। ये मांग वक्र क्या होता है, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे श्रम का पूर्ति वक्र के बारे में पढ़ेंगे, और फिर निर्धारण करेंगे कि मजदूरी दर का। देखो बच्चों, ध्यान देना, इजी टॉपिक है, अगर आप ध्यान दोगे तो ये आपके समझ में आ जाएगा। मान्यता तो मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है, कि मान्यता क्या क्या होती है, मैंने आपको कुछ मान्यताएं बता दी। अब हम बात करते हैं श्रम बाजार में मांग वक्र। देखो बच्चों, श्रम बाजार में जो मांग वक्र होता है वो ऋणात्मक ढाल का होता है। ध्यान देना बच्चों, यहां पर आएगा श्रम, जिसको हम घंटों में दर्शाते हैं, और यहां पे आएगी मजदूरी, यानी O अक्ष पर तो हम श्रम को घंटों में दर्शाते हैं और OY पर हम मजदूरी को दर्शाते हैं। जैसे मान लो प्रारंभ में OW मजदूरी पर श्रम थे L, ठीक है। फर्म क्या करती है, OW मजदूरी पर OL श्रम की मात्रा का उपयोग करती है। जब मजदूरी दर कम हो जाती है, ध्यान देना बच्चों, मजदूरी दर कम हो गई तो उस स्थिति में क्या करेगी, फर्म ज्यादा श्रम की मांग करेगी। आपको पता है कि अगर मजदूरी कम हो गई तो फर्म क्या करेगी, अधिक से अधिक मजदूरों की मांग करेगी, ठीक है। और अगर मजदूरी बढ़ जाती है और W2 हो जाती है तो उस स्थिति में फर्म क्या करेगी, कम मांग करेगी। समझ में आया होगा कि अगर मजदूरी कम होगी तो क्या करेगी, फर्म ज्यादा मजदूरों की मांग करेगी, ठीक है। और मजदूरी बढ़ जाती है तो उस स्थिति में फर्म क्या करती है,
कम मजदूरों की मांग या कम श्रम की मांग करती है। इसलिए क्या होता है, इसका जो ढाल होता है वो ऋणात्मक होता है। तो मेरे हिसाब से आपको ये जो मांग वक्र है, श्रम का मांग वक्र, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं श्रम के पूर्ति वक्र के बारे में। देखो बच्चों, अगर ये दोनों वक्र समझ में आ जाए और मान्यता समझ में आ गई तो इसका मतलब है आप श्रम बाजार में मजदूरी दर का निर्धारण कर सकते हो। बहुत इजी टॉपिक है आज का। तो यहाँ पे मैंने ले दिया, यहाँ पे मैंने लिया श्रम और यहाँ पे मैंने ली मजदूरी। वक्र इसका ऐसे बनेगा, ठीक है। तो देखना बच्चों, श्रम की पूर्ति कौन करता है, ये है श्रम का मांग वक्र, DLDF। आपको मैंने वीडियो के प्रारंभ में बताया था कि श्रम की मांग फर्म द्वारा की जाती है, और मैंने यही बताया है कि जब मजदूरी दर में कमी होती है फर्म मजदूरों को बढ़ा देती है, और मजदूरी दर बढ़ जाएगी तो श्रम की मात्रा कम कर देती है। अब हम बात करेंगे श्रम का पूर्ति वक्र के बारे में, श्रम का पूर्ति वक्र के बारे में। श्रम की पूर्ति कौन करता है, परिवार द्वारा श्रम की पूर्ति की जाती है। श्रम बाजार में श्रम की पूर्ति परिवार द्वारा की जाती है। तो देखना बच्चों, OW मजदूरी पर श्रम की पूर्ति क्या है, OL है। ठीक है, जब मजदूरी बढ़ जाएगी, WL हो गई, तो उस स्थिति में क्या है, मजदूर ज्यादा पूर्ति करेंगे। पता है क्यों, क्योंकि उसको ज्यादा रुपए मिल रहे हैं तो वो ज्यादा मजदूरी करना चाहेगा। ठीक है, परंतु जब उसको कम रुपए मिलते हैं तो वो क्या करेगा, काम पर जाना पसंद नहीं करेगा। तो इस स्थिति में क्या होगी, श्रम की पूर्ति कम हो जाएगी। जैसे मान लो किसी मजदूर को ज्यादा रुपए मिलते हैं और वो घर पे बैठा हुआ है, तो वो क्या करेगा, काम करने जाएगा कि उसको ज्यादा रुपए मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें एक बात और है, मैंने जो ये वक्र है SLSL, ठीक है, ये धनात्मक ढाल लिए हुए बढ़ता है और आगे जाके क्या होता है, थोड़ा इधर घूम जाता है। देखो बच्चों, ये इधर घूम गया, ये क्या दर्शाता है कि जब मजदूरी ज्यादा हो जाती है ना, तो लोग काम करना थोड़ा कम पसंद करते हैं। वो क्या करते हैं कि ज्यादा मजदूरी हो गई तो हम घूमने चले, हम और कोई काम करने लगे, रेस्ट करने लग जाते हैं। ठीक है, अब मजदूरी ज्यादा है तो उस स्थिति में क्या हो जाती है, मजदूरी बढ़ने के बजाय थोड़ी कम हो जाती है। तो आपके समझ में आ जाएगा कि किसी व्यक्ति की सैलरी बहुत ज़्यादा है या मजदूरी बहुत ज़्यादा है, तो वो सोचेगा कि मैं अवकाश ले लूँ 2-4 दिन के लिए, या मैं छुट्टियां मना लूँ कहीं दूर जाके। तो वो क्या करेगा, इस स्थिति में क्या होगी, मजदूरी कम हो जाएगी। इसलिए क्या होता है, मजदूरी बढ़ने पर ये वक्र इस साइड घूम जाता है, लेफ्ट साइड में। तो बच्चों, आपके समझ में आ गया होगा कि श्रम का मांग वक्र और श्रम का पूर्ति वक्र। हमने शुरुआत में बताया था कि मजदूरी दर का निर्धारण कहाँ होता है, जहां श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति दोनों बराबर होते हैं, यानी मांग वक्र और पूर्ति वक्र आपस में एक दूसरे को काटते हैं, वहीं क्या होता है, मजदूरी दर का निर्धारण होता है। तो आपके समझ में आ गया। अब मैं एक सारणी के माध्यम से आपको और स्पष्ट तरीके से समझा देता हूं। तो बच्चों, ये आपके समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब हम बात करते हैं सारणी के माध्यम से, आपको और अच्छे से समझाऊंगा, इसको नोट करते रहना, और मैं आशा करता हूं कि समझ में आ भी रहा है आपको। ठीक है, देखो बच्चों, यहां मैं एक सारणी बनाऊंगा जिसमें 3 कॉलम है। पहले कॉलम में तो आएगी मजदूरी दर, यानी W, ठीक है। दूसरे कॉलम में है श्रम की मांग, तीसरे कॉलम में है श्रम की पूर्ति,
ठीक है, ये हो गई DL और ये हो गई SL, क्योंकि मैं श्रम की मांग कर रहा हूं तो लेबर ऑफ डिमांड और लेबर ऑफ सप्लाई। ठीक है, अगर मजदूरी 5 रुपए है, कितने, 5 रुपए, तो उस स्थिति में मांग होती है 100, उस स्थिति में मांग होती है 100 और पूर्ति होती है 20। ठीक है, मजदूरी घटकर, मजदूरी बढ़कर 10 हो गई, मजदूरी बढ़कर 10 हो गई, तो इस स्थिति में क्या होगी, मांग कम हो जाएगी, मांग हो गई 80, ये मांग क्या हो जाएगी, पूर्ति बढ़ जाएगी 40 की, मजदूरी बढ़कर 15 हो गई तो मांग घटकर 60 हो गई, पूर्ति बढ़कर 60 हो गई। ठीक है, मजदूरी बढ़कर 20 रुपए हो गई, मांग घटकर 40 हो गई और पूर्ति बढ़कर 80 हो गई। मजदूरी 25 हो गई, मांग घटकर 20 हो गई और पूर्ति बढ़कर 90 हो गई। ठीक है, तो आपने देखा है कि जैसे जैसे मजदूरी बढ़ रही है, ध्यान देना बच्चों, जैसे जैसे मजदूरी बढ़ रही है वैसे वैसे श्रम की मांग में क्या हो रही है, कमी हो रही है और श्रम की पूर्ति में वृद्धि हो रही है। जस्ट इससे पहले मैंने जो वक्र बनाए थे उसमें आप देख लो कि मैंने क्या बोला था कि जैसे मजदूरी में कमी होगी तो श्रम की मांग बढ़ेगी और मजदूरी बढ़ रही है तो श्रम की मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहां देखो, अगर 25 है मजदूरी तो 20 है और श्रम कीमत घट गई 5 होगी तो श्रम की मांग क्या हो जाएगी, बढ़कर 100 जाएगी। या 5 है मजदूरी दर तो मांग कितनी है, 100 और बढ़कर 25 हो गई तो मांग 20 हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि मजदूरी दर और श्रम की मांग में ऋणात्मक संबंध पाया जाता है, जबकि पूर्ति क्या होती है, जैसे जैसे मजदूरी बढ़ेगी वैसे वैसे क्या ये बढ़ती जाती है। तो इसका वक्र कैसे बनेगा, ये मैंने ले लिया श्रम का मांग वक्र DL, यानी इस श्रम को दर्शाता है और ये मजदूरी को दर्शाता है। ठीक है, और ये हो गया हमारा पूर्ति वक्र SL और SL। तो देखो ये बिंदु पर आपस में एक दूसरे को काटे, जहां कीमत क्या निर्धारित हो रही है, 15। ठीक है, और मात्रा निर्धारित हो रही है, ये देखो एक कीमत P निर्धारित हो गई तो ये मात्रा दोनों समान हो गई, मांग और पूर्ति, ये मात्रा हो गई 60। तो बच्चों आज का जो टॉपिक है श्रम बाजार में मजदूरी दर का निर्धारण, तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। बहुत इजी टॉपिक है, इसको समझना और जो भी मैंने यहाँ लिखाता हूँ बोर्ड पे उन नोट्स को आप उतारते रहना। अगर आज का वीडियो हमारा अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।